So very good afternoon to you all, students of 8G and H. And today we will study flame. Okay. Yesterday we have also studied about flame, but today we will see about the activity which will confirm that innermost zone having wax vapor, middle zone that is luminous zone having unburnt carbon, and outermost zone that is blue in color है ना, is hottest zone. That we will confirm, means we will confirm the nature of zone by activity. For example, if we have to confirm that flame that having innermost zone consists of wax vapor, how we can confirm it? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये मैंने कल भी बताया था, एक थिन ट्यूब ले लेंगे, ठीक, थिन ट्यूब ले लेंगे। और ये भी हम पाएंगे कि जैसे ही हम लोग थिन ट्यूब लेंगे, क्या होगा कि आप उसमें देखिएगा कि एक वेपर जमा हो जाएगा, ये थोड़ा ग्रेइश कलर हो जाएगा, क्योंकि वेपर आ जाएगा उसमें, ये वेपर जो इनर मोस्ट जोन में होता है, ठीक है, जो इनर मोस्ट जोन में वैक्स वेपर होता है, जो कोल्ड जोन है, जब मैं डायरेक्ट एक फ्यूम ट्यूब उसी में ले जाऊंगा तो आप पाइएगा कि ग्रेइश कलर हो गया आपका पाइप। क्यों? गुड आफ्टरनून। क्योंकि उसमें वेपर जमा हो गया। और जब आप क्या कीजिएगा, एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइएगा, तो वहां पर वो वैक्स वेपर उसी तरह जलने लगेगा जैसे कि ये फ्लेम जल रहा है, ठीक। यानी यहां पर वैक्स वेपर है, ये कंफर्म हुआ। ओके ओके मेरे बच्चे, बच्चे अभी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आज अटेंडेंस भेजा है, इसीलिए बच्चे अब सोच रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड इज मेंटेनिंग। ओके, बाय आवर साइंस टीचर, रिकॉर्ड मैं मेंटेन कर रहा हूँ, सही बात है। और कल से 8G का भी भेजूंगा कल। कुछ बच्चे मुझे दिखे कि एक दिन आए हैं, 5 दिन एब्सेंट, कुछ बच्चे हैं 3 दिन इधर, 2 दिन इधर, 1 दिन प्रेजेंट। ये सब बच्चे थोड़ा ज्यादा अपने को केयर कीजिएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट, ये इनर मोस्ट जोन के लिए हो गया कंफर्म एक्टिविटी, हो गया ना। ओके, now we will confirm about the middle zone that is luminous, और इसमें बताया जाता है कि अनबर्न्ड कार्बन होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन। तो ये कैसे पता करें भाई? तो वी विल टेक अ ग्लास स्लाइड। एक मैं क्या करूंगा, शीशे का एक, जैसे खिड़की का होता है ना विंडो पैन, थोड़ा उससे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो वैसा ले लूंगा मैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टॉन्ग्स, यानी जिसको हिंदी में चिमटा कहते हैं, चिमटे से पकड़कर उस ग्लास स्लाइड को एकदम यहां पर रखेंगे। कहां पे? ल्यूमिनस जोन के पास, ठीक है। बड़ा अच्छा एक्टिविटी है ये। ज्यादातर लोग एक्टिविटी जो करता है, मतलब आप लोग तो नहीं करते होंगे क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के पास इन्वर्टर है, लेकिन जैसे जब हम लोग छोटे थे तो लैम्प वगैरह जब जलता था तो उसके ऊपर कागज रखते थे, तो देखते थे पूरा वो कागज काला हो जाता था, ठीक है। तो उसके पीछे कारण ये है
कि वो जो लैंप है उसमें तो वो जो जल रहा है दैट इज ल्यूमिनस जोन है ना। तो इसलिए उसमें अनबर्न्ड कार्बन है। तो जैसे ही हम लोग कागज ऊपर रखते थे तो सारा अनबर्न्ड कार्बन उससे चिपक जाया करता था। तो समझ में आ ही गया। लेकिन ये यहाँ अच्छा मुझे लग रहा है एक्टिविटी कि एक चीज से दो बात पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि आप अगर 40 सेकंड या 30 सेकंड इसको रखे रहिएगा और उसके बाद आप इस ग्लास स्लाइड को अलग कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह से रिंग बन जाएगा। और ये रिंग में क्या पाइएगा कि ये आउटर साइड जो है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, आउटर साइड ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप गौर कीजिए, जब मैंने शीशा को रखा है तो यहाँ ये वैक्स वेपर वाला से टच हो गया बीच में, तो वो अनबर्न्ड कार्बन नहीं ना है भाई, वो वैक्स वेपर है। लेकिन ये जो ल्यूमिनस जोन है वो अनबर्न्ड कार्बन किनारे किनारे क्या किया, जम गया उस पर सूट के रूप में। तो ये प्रूव हो गया कि ल्यूमिनस जोन कंसिस्ट अनबर्न्ड कार्बन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, थर्ड एक्टिविटी। कोई डाउट टू एक्टिविटीज में? नो। ल्यूमिनस जोन पर मतलब ये नहीं कि फ्लेम यहाँ जल रहा है, फ्लेम यहाँ है और आप रख दिए शीशा यहाँ पर, नहीं, ठीक है, वो नहीं, बीच से क्रॉस करके, ठीक है। तो ये फ्लेम नहीं दिखेगा। हकीकत ये आप ऐसा काम कीजिएगा तो ये फ्लेम थोड़ा ही दिखेगा उसको, तो ये रोक लेगा, है ना जी। हाँ, थर्ड हम लोग देखेंगे कि ये फ्लेम है, ठीक, फ्लेम, ये फ्लेम। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें बताया गया कि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे हॉट होता है, ठीक। तो मैंने कल बोला था आपसे, याद होगा, कि जो भी आप पढ़ते हैं सिर्फ उसको बुक तक ना रखें, उसको जरा सा तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं। कहीं आप वैसा कुछ घटनाक्रम देख रहे हैं तो आपको याद आ जाए कि लगता है यही रीजन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने जाना कि आउटर मोस्ट जोन इज हॉटेस्ट, ओके, एंड दिस इज नॉन ल्यूमिनस, ओके, नॉन ल्यूमिनस है ये। अब आप देखें कि एक कॉपर वायर आप लीजिए, ठीक है, कॉपर वायर जनरली ब्राउन इन कलर होता है कॉपर वायर। और मैं क्या करता हूं कि एक बार कॉपर वायर को बीच से निकाल देता हूं, ठीक है, बीच से निकाला और थोड़ी देर के लिए रहने दिया, यानी मैंने जो कॉपर वायर क्रॉस किया है दैट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस जोन। और जब मैं इसको बाहर करता हूं तो देखता हूं क्या कि वो कॉपर वायर पर ब्लैक डिपोजिशन है सूट का, यानी फिर प्रूव हो गया कि ल्यूमिनस जोन अनबर्न्ड कार्बन रखता है। लेकिन क्या करता हूं मैं, फिर यही कॉपर वायर को किनारे रखता हूं, मतलब टच में रखता हूं, लेकिन एकदम जो आउटर मोस्ट जोन है वहां पे रखता हूं कॉपर वायर को 40 सेकेंड्स के लिए। मैं पाऊंगा, इसको हटाऊंगा, देखूंगा कि ये लाल एकदम हो चुका है, लाल एकदम गर्म से लाल हो चुका है। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ कि आउटर मोस्ट जोन इज हॉटेस्ट जोन। समझ में आई बात? वही फ्लेम में हाँ, वही फ्लेम को में कॉपर वायर को मैंने जब बीच से क्रॉस किया तो वो ब्लैक हो गया। लेकिन वही मैंने यहां रखा, ये देखो, मतलब हकीकत में भी कभी तुमको कोई चीज गर्म करना हो तो ये बुद्धि लगाइएगा। ये नहीं कि तार कभी पिघलाना हो
पढ़ भी लिए तो भी एकदम बीच में सोचे कि ओ सबसे ज्यादा तो गर्म यही होगा, एकदम बीच में आग रहेगा, नहीं, आउटर मोस्ट। ठीक, ओके। अब मुझे बताओ, ये चीज कहीं तुमको दिखता है कि कोई कोई जगह आपको ऐसा लगता है कि आउटर मोस्ट जोन का हेल्प लिया जाता है? कोई जगह आप ऐसा कभी? वेरी गुड, लोहार के पास, सोनार के पास, है ना? एकदम सही बोले तुम लोग। सोनार वगैरह को आप देखिएगा, वो एक पाइप रखे, मतलब देखो कितना सेंस लगाता है सब। वो भी थोड़ा बहुत क्या करता है, कैंडल वगैरह जलाता है, या किसी के पास गैस लैंप भी होता है। लेकिन अगर वो कैंडल भी जलाता है ना, आप गौर कीजिएगा कि ऐसे करके पाइप एक लिए रहता है और उससे वो फूकता है ताकि वो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन जो है, वो जो ऑर्नामेंट्स है उसके पास लगे ताकि वो पिघले। सोचो कितना दिमाग लगाया। दिमाग वो नहीं लगाया, पहले कोई उसको पढ़ा लिखा ही व्यक्ति बताया होगा, उसके बाद। ठीक है, आप देखे हैं गर्ल्स लोग कभी गई होगी अगर ऑर्नामेंट्स के लिए, तो देखी होगी ऐसा कि उससे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्नामेंट्स को दिए और छोड़ दिए। खैरियत में रहिएगा, बता देता हूं मैं, ये भी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा कि ऑर्नामेंट्स की सफाई के लिए एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, एक्वारिजिया, जिसमें कि वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो गोल्ड को भी पिघला देता है। ये मैं बात करूंगा जब आप क्लास 10th में आइएगा। हाँ, वेरी गुड। कौन बोला ये? एक्वारिजिया का रेशियो कौन बताया? बहुत अच्छी बात। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े। अब आइए आप फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तेजस कुमार, कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल तो हम लोग समझ ही गए कि the substance which on burning produces heat। जहां तक बात है कैलोरीफिक वैल्यू, तो बस आप यही समझ लीजिए कि किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास जलाने पे, यूनिट मास मीन्स 1 kg या 1 ग्राम, या यूनिट मीन्स 1 होता है, ठीक है। लेकिन आप अभी यहां समझिए बेहतर के लिए कि किसी भी सब्सटेंस के 1 kg को जलाने पे जितना एनर्जी निकलता है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान लिया, शायद मैं सही रहूं, कि लकड़ी 1 kg जलाने पे शायद 1 kg अगर जलाएंगे तो शायद 22 किलो जूल देगा, और कोयला अगर जलाएंगे तो 33 किलो जूल देगा। 1 kg दोनों का कौन बेहतर हुआ? वेरी गुड, कोल। इसका मतलब हुआ कि the fuel which having high calorific value is a better fuel. Okay. And what is calorific value? The amount of heat which is produced by burning unit mass of substance. Okay. तो याद रखिएगा, हीट एनर्जी बोला गया कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस, या द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस। तो हीट का ऐसा यूनिट या एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक, और मैंने आपको बताया 1 kg जलाना है,
यानी मास हो गया 1 kg, है ना। ठीक, इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो किलो जूल पर किलोग्राम होता है। साफ बता रहा है कितना किलो जूल कितने किलोग्राम में, है ना। जब भी कोई चीज बाई में लिखा रहता है इसका मतलब समझिएगा कि वो एक वन पे बात हो रहा है, वन। जैसे मान लिया 5 किलोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 10 किलो जूल, तो 1 केजी, तो आप देखिए 10 केजे लिखे, 5 केजी नीचे आया कि नहीं आया ना, ऐसे केजी बाय केजी आया ना। तो ये समझ जाइए कि जब भी आप बाई में चीज देखते हैं बटा में, इसका मतलब होता है कि वो वन में निकाला गया है। इसलिए डिफिनेशन भी आसानी से आप दे सकते हैं इसको देखकर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस, किलो जूल दिमाग में लगाएंगे कि अरे किलो जूल किसका यूनिट है, तो एनर्जी का, तो बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग, नीचे केजी है इसका मतलब यूनिट मास, वन, वन में बात हो रही है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि 9th में न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। 9th क्लास में जैसे ही आप आइएगा तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना बनाना होता है, तो थोड़ा सा अपने को अपडेट कीजिए अब धीरे धीरे, ओके। हाँ हाँ, और करीब करीब समझा जाए तो जुलाई तक बीत ही गया। अब तो आप मतलब धीरे धीरे 8th खत्म हो रहा है और आप 9th की ओर टच करिएगा, होगा कि नहीं। इसलिए अपने को अपडेट करें। जैसे ही सितंबर आएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, आधा साल गुजर जाएगा आपका 8th का, और बस आधा साल और रहेगा 9th से दूरी का। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं कई बार बता चुका हूँ। गुड फ्यूल टाइम तो होना चाहिए, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, तो गुड फ्यूल का सब चीज तरीका आप समझ गए हैं। पहला तो सस्ता होना चाहिए भाई, लेकिन मजबूरी है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा भी हो रहा है तो भी हम उसको अच्छा ही मानेंगे, ठीक है। दूसरा, इजी टू स्टोर होना चाहिए, ओके, इजी टू स्टोर होना चाहिए। थर्ड, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए बच्चे, ज्यादा एनर्जी देगा तब ना, अच्छा है कि नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। फोर्थ, हार्मफुल गैसेज ना दे, है ना, हार्मफुल गैसेज ना दे। ये नहीं कि बना रहे हैं हलवा और साथ में हार्मफुल गैसेज भी मिल रहा है, ये ना हो, ठीक है ना। फिफ्थ, हमारा क्या हो गया, फिफ्थ हो गया कि लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे, लेकिन मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं उसमें, मॉडरेट। मॉडरेट लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब होता है ना कम ना ज्यादा, सही सही, क्योंकि अगर कम हो गया ज्यादा, यानी रूम टेम्परेचर से भी कम अगर इग्निशन टेम्परेचर है तो बिना माचिस की तीली लगाए ही वो जल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है ना जी, है ना गड़बड़। यस सर, पता चलेगा कि किचन में गए थे गैस पे खाना पकाने, पहले ही वो जल चुका है, खत्म कहानी, है ना। तो दिस विल नॉट गुड, ओके। और सबसे बड़ी बात ये तो होनी चाहिए ही कि कंप्लीट कंबसन हो, क्योंकि इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा जो कि टॉक्सिक है। और दूसरा, कंट्रोलेबल हो। जैसे आप देखते हैं ना कुकिंग गैस में कम ज्यादा कर दिया जाता है, आपको मान लिया कि कुछ काम है तो आप चूल्हा पे थोड़ा कम करके चल जाते हैं, तो कंट्रोलेबल, ठीक। और आप ये जान लें कि इन सब में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है उन सब में सबसे बेहतर जो होता है फॉर्म, दैट इज गैसियस फ्यूल, जो आपके घर में है, दैट इज एलपीजी। और अब तो पटना में शायद क्या चल ही रहा है, सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा है ना बच्चे। ओके, हाँ आ गया, आ गया, सही बात बोल रहे हो तुम। चलो, सॉलिड तुमको नहीं पता है, सॉलिड फ्यूल कोयला सबसे बड़ा सबसे है। तो देखो,
अब हार्मफुल इफेक्ट भी जरा पढ़ लिया जाएगा। अच्छा इफेक्ट तो पढ़ ही लिए, जरा खराब भी पढ़ लें। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फीवर। हार्मफुल इफेक्ट में पहला ये है कि जो कुछ भी आप जलाते हैं तो डेफिनेट है कि किसी में कम किसी में ज्यादा अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस होता है। कोयला अगर आप डायरेक्ट जला रहे हैं तो ज्यादा अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, लकड़ी वगैरह सबसे। तो वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो जाता है। आप कभी कभी पॉल्यूशन का डेटा देखिएगा तो उसमें ppm लिखा रहता है, पार्टिकुलेट पर मिलियन, यानी कितने मिलियन में कितना कौन सा कण, पार्टिकुलेट मीन्स कण मिल रहा है। पॉल्यूशन के डेटा को देखिएगा कभी निकलता है। तो पटना में जैसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो चुका है, इसलिए आप देखते होंगे ठंड के दिनों में यहाँ कुहासा बहुत लगता है और बहुत देर तक रह जाता है। और आप देखते होंगे उसमें स्मेल भी रहता है। वही आप गांव जाइए तो कुहासा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और स्मेल भी नहीं होगा। तो एक्चुअली गांव में जो लग रहा है जहां पॉल्यूशन नहीं है वो फॉग है, ठीक है। और ये सब शहर जो पॉल्यूटेड है वो स्मोग है। स्मोग मीन्स जब फॉग में साथ में धुआं चिपका हुआ हो, स्मोक है ना, स्मोक का SM लो और फॉग का OG, स्मोक। इसलिए शहरी इलाकों में जो पॉल्यूशन ज्यादा है वहां स्मोग लगता है, यानी फॉग के साथ स्मोक। समझ गए? विजिबिलिटी कम जाती है। स्मोग में क्या होता है ना, विजिबिलिटी कम जाती है, आप ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। आप अगर मोबाइल वगैरह में वेदर फोरकास्ट वगैरह देखते होंगे तो ठंड के दिनों में वो विजिबिलिटी भी लिखता है 2 किलोमीटर 200 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा घना रह जाएगा तो आप तो बगल को नहीं देख पाते, है कि नहीं। नेक्स्ट आइए इनकम्प्लीट कंबस्शन भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ये तो चर्चा हो ही चुकी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो टॉक्सिक है, सफोकेटिंग गैस है, ओके, वेरी पॉइजनस है। और ब्रेक डिपेंड करता है कैसा वहां का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और कैसा आपका कोयला है। कोयला का भी तो वैरायटी है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। अगर आप एंथ्रासाइट जला रहे हैं तो कंप्लीट है, पीट जला रहे हैं तो गड़बड़ है ना जी। तो होता क्या है कि इस स्मोक के कारण या ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाता है। बहुत लोग को देखिएगा खांसी वगैरह आ जाता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाता है भाई। इसलिए लोग को कहा जाता है कि जब आप ट्रैफिक जहां पुलिस रोक देती है तो वहां अपने बाइक या कार के इंजन को बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोग तो आजकल इतना हड़बड़ी में रहते हैं कि वो ऑन ही रखते हैं और पीछे वाला धुआं खाते रहता है और वो फिर अपने पीछे को धुआं खिलाते रहता है। तो यही है पटना का दस्तूर, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम आए कंबस्टन, अगर आप आइए तो एक और चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो चलिए भाई टॉक्सिक है और बताया भी मैंने, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह बना लेता है और दिक्कत होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखूं कि ठीक है कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट टर्म नहीं दिखाता, देर में। क्या करता है, हो ही रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, समझिएगा जरा, ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है ये मैं बताता हूँ। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट सुने होंगे। होता ये क्या है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर हो जाएगा, ओके। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी है कि सन के रे को आने देता है, ठीक। और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होता है ना, वो जो रेडिएशन होता है उसके द्वारा जो वेव हुआ एक्चुअली उसका वेवलेंथ कम होता है, और वेवलेंथ कम होने से वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ जाता है, ठीक।
अब क्या हुआ कि पृथ्वी गर्म हो गई, गर्म हो गई, तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो वो भी तो रेडिएट करेगी, करेगी ना भाई। ठीक, लेकिन सन के कंपैरिजन में अर्थ, सन के कंपैरिजन में तो अर्थ कम गर्म है, कम गर्म है। तो अब जो ये रेडिएशन करेगा, तो जो चीज जितना कम गर्म रहता है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है। आप बस खाली जानिए कि एक वेवलेंथ टर्म मैं बोल रहा हूं कि जब हॉट ये था, हॉटर, तो इसका वेवलेंथ कम था तो ये अंदर आ गया। ये इसकी अपेक्षा कम गर्म है, ये जब रेडिएट शुरू किया तो इसका वेवलेंथ ज्यादा था, तो ये ज्यादा वाले को बाहर निकलने नहीं देता है। जैसे चाय में आप छानते हैं चाय को, तो चाय पत्ती रह जाता है ना छन्ना में, लेकिन चाय नीचे, सेम वही बात है, ये फिल्टर का काम करता है। अब जो वो हीट हुआ वो तो ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया, जिसके कारण क्या होगा, गर्मी, गर्म होने लगेगा। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी में क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह का जो आइस है वो पिघलेगा, पिघलेगा तो वो सीज वगैरह में आएगा, समुद्र वगैरह में, जिससे उसका जल स्तर बढ़ेगा और सब हम लोग डूब जाएंगे। ठीक है। हाँ बहुत खराब। हाँ तो नहीं कबूल है वैसा ठीक होना, ठीक है, वैसा ठीक होना कबूल नहीं है कि कोरोना फैला रहे और लॉकडाउन होता रहे और तब वेदर अच्छा हो, ये कबूल नहीं है हमें। इसके लिए कुछ अच्छा अल्टरनेटिव निकालना होगा, जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग को ज्यादा डिपेंड हो जाना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नहीं कि कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना तो मूर्खता हो गया है ना जी। हेलो। हाँ। हम्म। अब कुछ कुछ लोग बोल रहा था, कुछ लोग का कहना था कि लॉकडाउन होने से क्या हुआ, किसी शहर में ताजमहल जो है काफी दूर से दिखने लगा। तो ताजमहल देखने के लिए हम लॉकडाउन चाहें, दैट इज नॉट गुड, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आ रहा हूँ, अभी का अगला पॉइंट वही है, अगला पॉइंट वही है कि ताजमहल के पास कोई फैक्ट्री है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, तो सीधा आप समझिए कि ऐसे भी कोयला वगैरह हम लोग जलाते हैं तो उसमें सल्फर रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सिर्फ कार्बन ही नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सल्फर नाइट्रोजन वगैरह भी रहता है। तो जब जलाते हैं तो वो सल्फर जो होता है ना, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सफोकेटिंग गैस है। जो महिला चूल्हा पे खाना वगैरह बनाती है अभी भी गांव में, उन लोगों का आंख वगैरह जलने लगता है, उसका कारण यही होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग है। वैसे महिलाओं को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ज्यादा हो जाया करता था, ठीक। और यही सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मान लिया इंडस्ट्री, जैसे ताजमहल के बगल में जो इंडस्ट्रीज वगैरह था, शायद बैन लगा दिया गया है, वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उससे कंबाइन कर कर क्या कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और वही बारिश जब होती है तो क्या होगा, वो एसिड मिल के गिरेगा ना, वैसे को कहते हैं एसिड रेन। और वही रेन ताजमहल वगैरह पे गिरा था तो रिएक्शन किया था, क्योंकि ताजमहल बना हुआ है मार्बल से, और मार्बल एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 से रिएक्ट करेगा एसिड, तो वो तो असर पड़ेगा ही उसके चमक पे, समझ रहे हो। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, ओके। और यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग को डीजल और पेट्रोल वगैरह ना इस्तेमाल करके अब CNG वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्मफुल इफेक्ट कुछ तो कम जरूर होगा, अभी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि चैप्टर इज नाउ एंड, ओके। और 2 दिन हमारे पास बचा है, फ्राइडे एंड सैटरडे,
तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्राइडे को मैं क्या करूँ, कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन का क्वेश्चन आंसर आपके साथ